तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम हाई स्कूल के लिए लेकर के आए हैं अर्धवार्षिक गणित की परीक्षा का दूसरा पेपर। इससे पहले बच्चों हम लोग अर्धवार्षिक गणित की परीक्षा की जो अर्धवार्षिक परीक्षा भी होने वाली है उसका हम लोग एक पेपर अपलोड कर चुके हैं जो पिछले वर्ष 2024-25 का था। जिन बच्चों ने हमारा वो वीडियो ना देखा हो तो वो लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके हाई स्कूल वाली प्लेलिस्ट में जाके वो हमारा पेपर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर अर्धवार्षिक परीक्षा तक के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप लोग जिन बच्चों की तैयारी अभी कमज़ोर है, जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, वो हमारे वीडियो के सारे लेक्चर्स को अच्छे से देख डालें और जो हमने प्रैक्टिस पेपर एक करवाया है हाफ ईयरली का उसे भी कंप्लीट करें। आज हम लोग बच्चों इसका दूसरा सेट लेकर के आए हैं और इसे हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा सभी की नज़दीक है और ये रिवीजन करने का आप लोगों का एक बेहतर अवसर है। तो बच्चों, हम लोग आज बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। ये गणित का हमारा पेपर है, क्लास 10th है। पेपर का कोड है D-X और समय इसके लिए बच्चों में मिलता है 3 घंटा 15 मिनट। ये बच्चों हमारे पास एक पेपर है, आप लोग देख सकते हैं। ये पेपर समय हमारे एक स्टूडेंट ने दिया हुआ है, तो इस पेपर को हम लोग सॉल्व कराने वाले हैं। ये पेपर से बच्चों और ये लास्ट में है। तो आज हम लोग इसका पहला पार्ट लेके आए हैं। इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को कवर करेंगे और देखते हैं कितने क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। फिर इसका एक और पार्ट लेकर के आएंगे, उसमें हम पूरे पेपर को कवर करेंगे। तो आज हम प्रयास करेंगे कि इसका आधा पेपर आज के लेक्चर में कवर हो जाए। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। बच्चे, जो भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपनी अटेंडेंस लगा दें। अटेंडेंस का मतलब है बच्चों आप लोगों का लाइक करना। जो बच्चे लाइक कर देते हैं समझो उनकी अटेंडेंस लग गई। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे इसका पहला खंड, जिसे हम लोग कहते हैं खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न। ये बच्चों हमारा है खंड आ और बहुविकल्पीय प्रश्न। आप लोग बच्चों सभी लोग क्वेश्चंस भी नोट करेंगे, ऑप्शंस भी नोट करेंगे और ध्यान से समझेंगे। लेकिन नोट तभी करेंगे जब हमारा क्वेश्चंस पूरा सॉल्व हो जाए, उसके बाद आप वीडियो को रोक के उसे नोट करें ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन बच्चों है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। इसके लिए बच्चों हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ए ऑप्शन है बच्चों √2, बी ऑप्शन हमारा दिया गया है √3, सी ऑप्शन है बच्चों √9 और डी ऑप्शन में दिया गया √7। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। हमें बताना है बच्चों परिमेय संख्या इसमें से क्या है। सभी बच्चे जानते होंगे परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या हमने जो पहला चैप्टर पढ़ाया था वास्तविक संख्या, उसी में आप लोगों को बताया था। अब परिमेय संख्या बच्चों 3 प्रकार की होती है। एक तो वो जिन पे रूट लगा हो, लेकिन रूट के अंदर जो भी संख्या है उनका गुणनखंड करने पे पेयर ना बन पाए, यानी जोड़ा ना बन पाए, 2 बार ना हो पाए। वो दूसरी अपरिमेय संख्या वो होती है जिनमें पाई आता है। तीसरी अपरिमेय संख्या हमारी वो होती है जिसमें कोई अंक हमारा एक एक करके रिपीट होता है, जैसे 1.01, उसके बाद 0.01, फिर उसके बाद 0.001, यानी पहले 1 0 आया, फिर 2 0 आए, फिर 3 0 आए। इस प्रकार की संख्या हमारी अपरिमेय होती है, बाकी सारी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो बच्चों इसमें देखेंगे हमसे पूछा है परिमेय संख्या। तो ये जो बच्चों √9 हमारा लिखा हुआ है, √9 को बच्चों हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 × 3। इसका बच्चों हमारा जोड़ा बन गया, तो इसका मतलब हो जाएगा 3। तो ये तो बच्चों हमारी परिमेय हो गई। तो हमसे पूछा गया परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या बच्चों कौन सी हो जाएगी, √9, यानी बच्चों सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे।
आज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, समझेंगे बच्चों ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर है। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर होता है। इसके लिए बच्चों हमें ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन में है सदैव एक अपरिमेय संख्या, सदैव एक अपरिमेय संख्या, सदैव एक अपरिमेय संख्या। बी ऑप्शन है सदैव एक परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है सदैव एक परिमेय संख्या। सी ऑप्शन है बच्चों परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों, परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों। और जो बच्चा हमारा डी आंसर है, डी ऑप्शन है शून्य। तो देखेंगे बच्चों, एक परिमेय संख्या लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या लेते हैं, फिर उनका अंतर करते हैं। मान लो बच्चों हमने परिमेय संख्या ले ली 5, अपरिमेय संख्या मान लो ले ली √2। इनका अंतर करेंगे तो बच्चों इससे घट नहीं पाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या से कभी भी अपरिमेय संख्या माइनस नहीं होगी, या अपरिमेय संख्या से कभी भी परिमेय संख्या माइनस की नहीं होगी। तो ये दोनों इसमें आ जाएंगे, परिमेय और अपरिमेय। लेकिन इस पूरे को ओवरऑल हमारा क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा अपरिमेय संख्या। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सदैव एक अपरिमेय संख्या। बच्चों इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे, आप लोग इसे नोट करें। अगला बच्चों है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर बच्चों दिया गया है x³ बाई स्क्वायर तथा xy³ का HCF है। इसके लिए बच्चों में ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C और D। ऑप्शन हमारे हैं x³/3। अगला ऑप्शन है बच्चों xy²। फिर हमारा अगला ऑप्शन है x³/2 और फिर अगला आंसर है xy³। तो बच्चों HCF का मतलब हमसे माशा पूछा गया है। कैसे बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे माशा को, ये जो हमारा x³ है, इसके बच्चों अगर हम लोग गुणनखंड करें तो x हमारा 3 बार है और y भी हमारा बच्चों कितनी बार है, 3 बार है। इसको हमने लिख दिया। दूसरा है बच्चों हमारा xy³, तो x 1 बार है और y हमारा 3 बार है। तो कैसे करेंगे बच्चों, HCF इक्वल x 1 बार मैच कर रहा है तो बच्चों 1 बार लिखेंगे, y 3 बार मैच कर रहा है तो 3 बार लिखेंगे। तो बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, xy³। x 1 बार है और y हमारा कितना बार है, 3 बार। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा xy³। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। HCF इसका बच्चों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है द्विघात बहुपद 4x², द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल है, के शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का योगफल है। ऑप्शन बच्चों दिया गया है A, B, C और D। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 4
तीसरा ऑप्शन है -4 और चौथा ऑप्शन है, ऐसे बच्चों सही समझ नहीं आ रहा, -1/4 है कि 1/4 है। चलिए लेते हैं। इसमें बच्चों शून्यकों का योग, हमने आप लोगों को पढ़ाया था शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c से तुलना करेंगे बच्चों। तो x² की जगह x² है तो a की जगह हमारा कितना है 4, x की जगह x है तो b की जगह कितना है हमारा -4 और c की जगह है हमारा 1। इतना है बच्चों। अब हमें पता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये बच्चों हमारा सूत्र होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर b की वैल्यू बच्चों -4 और a की वैल्यू कितनी है 4। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4/4 कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो बच्चों कितना निकल के आ जाएगा 1। तो 1 हमारा ए ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर बच्चों कितना हो जाएगा 1। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a। लेते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। बहुपद x² - 2x - 3, बहुपद x² - 2x - 3, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे, के शून्यक होंगे। इसके शून्यक क्या होंगे, ए ऑप्शन है -3, 1, बी ऑप्शन है -3, -1, सी ऑप्शन है 3, -1 और डी ऑप्शन है 3, 1। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। इस बहुपद के शून्यक बताने हैं। बच्चों शून्यक का मतलब होता है जो x की वैल्यू है वही हमारे शून्यक होते हैं। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 3 के बच्चों ऐसे गुणनखंड घटाने पे 2 आ जाए तो कितना होगा बच्चों, 3 एकम 3 यानी 3 - 1 इंटू x -3। तो हल करेंगे बच्चों x² -3x प्लस का x और -3। इन दोनों से बच्चों x कॉमन ले लें तो x -3, इन दोनों में से प्लस का 1 कॉमन ले लें तो x -3, इन दोनों में से x -3 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x + 1। अब इसे एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। x -3 बराबर 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, x + 1 बराबर 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो देखते हैं बच्चों 3, -1 कौन सा ऑप्शन है, 3, -1 है हमारा सी। तो बच्चों करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अब नोट करें, हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे। लेते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है बच्चों, समीकरण x + y बराबर 2, x + y बराबर 2 तथा आगे है x - y, इसके भी बराबर कितना दिया गया है 2 का हल है, का हल है। तो इसमें बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है x बराबर 0, y बराबर 2, x बराबर 0, y बराबर 2। बी ऑप्शन है बच्चों x बराबर 2 और y बराबर 0। सी ऑप्शन है x बराबर 4 और y बराबर 2 और डी ऑप्शन से बच्चों x बराबर -2 और y बराबर 0। ये बच्चों तो ये बहुत ही आसान सा बच्चों क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, ये दोनों समीकरण को नोट करेंगे, x + y बराबर 2 और x - y बराबर 2। इनको बच्चों हमने यहाँ से नोट कर लिया। इसे मान लेते समीकरण 1, इसे मान लेते समीकरण नंबर 2।
जोड़ दो बच्चों, ये बाई कट हो गया, ये हो गया 2x, ये हो गया 4, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। ये वैल्यू बच्चों समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 से इसमें रखेंगे तो 2 प्लस वाई बराबर 2, 2 से 2 कटेगा बच्चों, वाई बराबर 0। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें x का मान 2 है और y का मान 0 है? तो x का मान 2, y का मान 0, यानी बच्चों बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे। आप लोग बच्चों इन क्वेश्चंस को समझते रहें, नोट करते रहें और पेपर की तैयारी अच्छे ढंग से करें। क्वेश्चन नंबर लेते हैं बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन है समीकरण युग्म। समीकरण युग्म क्या दिया गया है? 3x माइनस वाई प्लस 8, 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 तथा एक और समीकरण युग्म है 6x माइनस पी वाई, 6x माइनस पी वाई बराबर 16। समपाती रेखाएं निरूपित करता है, तो p का मान है, समपाती रेखाएं निरूपित करता है, निरूपित करता है तो p का मान है, तो p का मान है बच्चों। p का मान बताना है, इसके लिए ऑप्शन हमें दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। क्या क्या बच्चों ऑप्शन है इसके? ऑप्शन दिए गए हैं -2, +2, -2, +2, 1/2 और -1/2। ये बच्चों इसके ऑप्शन है। हमने आप लोगों को बच्चों इसके बारे में पहले ही बता रखा था, समपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं। चलिए बच्चों समझते हैं। पहला हमने समीकरण यहाँ से नोट करेंगे, 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। इसकी तुलना कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इससे बच्चों करेंगे तुलना तो क्या हो जाएगा? a1 बराबर 3, b1 बराबर कितना -1 और c1 बराबर कितना 8। बच्चों x की जगह x है तो a1 की जगह 3, y की जगह y है तो b1 की जगह माइनस है तो माइनस का 1 मानेंगे और c1 की जगह माइनस का 8। इसी प्रकार बच्चों ये दूसरी रेखा लेते हैं 6x माइनस पी वाई, ये 16 को भी इधर लाएंगे तो -16 बराबर 0। इसकी तुलना कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे करेंगे तुलना तो बच्चों a2 बराबर यहाँ से कितना निकल के आएगा 6, b2 बराबर हो जाएगा माइनस का p और c2 बराबर हो जाएगा माइनस का 16। तो बच्चों ये हमने वैल्यू निकाल ली है। अब क्या करेंगे, इसमें कौन सी कंडीशन दी है कि रेखाएं समपाती हैं। तो जब रेखाएं समपाती हों, तो बच्चों समपाती की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल में b1/b2 और इक्वल में c1/c2। यानी बच्चों रेखाएं समपाती तभी होती हैं जब इनके जो गुणांक हैं वो सारे इक्वल हो जाएं। समपाती रेखा में ये एक के ऊपर एक लाइन जाती है, अनेक जगह काटती है एक दूसरे को, इसीलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो बच्चों देखते हैं इनकी वैल्यू रखेंगे हम लोग, इधर सॉल्व कर देते हैं। a1 का मान यहाँ पे कितना है 3 बटे a2 का मान बच्चों कितना है 6, b1 का मान कितना है -1, b2 का मान कितना है माइनस का p, c1 का मान कितना है 8 और c2 का मान बच्चों कितना है माइनस का 16। तो ये है बच्चों, या तो इन दोनों को उठा के हल कर दें या इन दोनों को उठा के हल कर दें, क्योंकि p बीच वाले में है। तो पहला वाला ले लेते हैं, 3/6 बराबर -1/-p, माइनस से माइनस काट देते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, ये इधर चला जाएगा तो p और ये इधर चला जाएगा तो 2। तो बच्चों राइट आंसर निकल के आएगा p की वैल्यू 2। यानी बच्चों कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी फॉर बॉल, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। आप लोग इन्हें अच्छे से समझें, अच्छे से नोट करें।
लेते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों, द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। ए ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन है बच्चों अधिकतम एक, अधिकतम एक। बी ऑप्शन है अधिकतम दो, सी ऑप्शन है अधिकतम तीन और डी ऑप्शन है अधिकतम चार। तो बच्चों बहुत ही सरल सा क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताया है। जो समीकरण जितने घात का होता है उसके उतने ही मूल होते हैं। जैसे रैखिक समीकरण एक मूल होता है, द्विघात समीकरण दो मूल होते हैं, त्रिघात समीकरण तीन मूल होते हैं। तो बच्चों आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना है, जो जितने घात का समीकरण है उसके मूलों की संख्या भी उतनी ही होती है। तो इसमें बच्चों द्विघात समीकरण है तो यानी दो घात का है, जितनी घात उतने उसके मूल। तो इसके मूलों की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी? दो। यानी द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या बच्चों दो। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन दिया है समीकरण है बच्चों 5x + 5 x - 5 और बराबर दिया गया है 55 का हल है। इसका बच्चों हमसे हल पूछ दिया गया है। इसके लिए हमें ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी और डी। क्या क्या बच्चों ऑप्शंस हैं? ए ऑप्शन है हमारा ±3, बी ऑप्शन है ±5, सी ऑप्शन है ±6 और डी ऑप्शन है ±7। तो देखते हैं बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जो 5 हमारा गुणे में इसको बटे में भेजेंगे, इधर बचेगा x + 5 और x - 5, इधर हो जाएगा 55/5। 5 से काटेंगे बच्चों कितना हो जाएगा? 11। ये हमारा सूत्र है a + b a - b, यानी ये सूत्र हो गया a² - b²। इधर बच्चों कितना बच गया? 11। तो x² - 25 = 11। 25 को उधर ले जाओ तो x² = 11 + 25। तो ये बच्चों कितना निकल के आएगा? 36। x² = 36। स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे बच्चों, तो x = ±6। तो राइट आंसर बच्चों कितना हो जाएगा? +-6, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं बच्चों हम लोग आज के क्वेश्चन नंबर 10 पे। आप लोग इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर बच्चों क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x², द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 ये दिया गया है। के मूल समान है तो m का मान ज्ञात करें। के मूल समान है तो m का मान ज्ञात करें। समझे बच्चों, ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसके मूल समान है तो m का मान ज्ञात करें। द्विघात समीकरण के क्वेश्चन है बच्चों, इसकी 3 कंडीशन होती हैं। जब समीकरण के मूल समान है, वास्तविक तथा असमान है और काल्पनिक तथा असमान है। तो कैसे करेंगे बच्चों, चलिए समझते हैं। पहले हम लोग समीकरण को लिखेंगे। इसकी बच्चों मानक समीकरण से तुलना करा देंगे। जैसे ही बच्चों इससे तुलना कराएंगे तो a की जगह हमारा कितना आएगा बच्चों? 3, b की जगह कितना आएगा? -12 और c की जगह क्या आ जाएगा? m। अब बच्चों कंडीशन लगाएंगे, चूंकि मूल समान है। बच्चों अगर मूल समान है तो हमारा सूत्र होता है d = 0। d को बच्चों हम लोग कहते हैं विविक्त कर। विविक्त कर का सूत्र होता है b² - 4ac। तो इसकी जगह बच्चों क्या लिख देंगे? b² - 4ac = 0। b की वैल्यू बच्चों -12 है, -12 का स्क्वायर
-4 इंटू ए का मान 3 और सी का मान है बच्चों यम बराबर 0। और सॉल्व करेंगे बच्चों तो 12 का स्क्वायर 144, ये 4 3 12 यम बराबर 0। 12 यम को उधर ले जाएं बच्चों तो 12 यम बराबर 144, 12 से इसको काट दें तो फिर से 12, यानी यम बराबर बच्चों आ जाएगा 12। यम का मान बच्चों कितना आ जाएगा 12। तो 12 बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन है, इसे बच्चों ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, इधर लिख देते हैं ऑप्शन ए बी सी और डी। ऑप्शन यहां लिखा था 4 7 9 और 12। बच्चों राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी इसके बच्चों यम का मान क्या हो जाएगा, इसमें यम का मान हो जाएगा 12। हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखते हैं बच्चों 11 नंबर क्वेश्चंस क्या है हमारा। समांतर श्रेणी -5 -1 3 7। समांतर श्रेणी -5 -3 नहीं -1, उसके बाद 3 7 डॉट 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 का शार्व अंतर है, का शार्व अंतर है, यानी बच्चों इसका शार्व अंतर हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस हमको दे दिए गए हैं। ऑप्शन बच्चों है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बच्चों सभी लोग जानते हैं सार्व अंतर निकालना कितना आसान है। पहले पद को प्रथम पद कहते हैं। सार्व अंतर कैसे निकलता है, दूसरे पद से पहले वाले को घटा दो, या तीसरे से दूसरे को घटा दो, या चौथे से तीसरे के घटा दो, यानी जितना पदों में अंतर है उसी को कहते हैं सार्व अंतर। तो बच्चों सार्व अंतर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सार्व अंतर को कहते हैं डी, A2 - A1। A2 का मतलब बच्चों दूसरा पद है -1, और -A1 का मतलब पहला पद है -5। बच्चों -1 + 5 यानी बचेगा 4। तो डी हमारा बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चंस पे। आप लोग बच्चों नोट करते रहें, समझते रहें क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12, समांतर श्रेणी 10 7 4। समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 का 20वां पद है, यानी बच्चों इसका हमें 20वां पद निकालना है। ऑप्शंस हमको दे दिए गए हैं -47 + 47, -47 प्लस का 47, सी और डी दो ऑप्शन और हैं, -57 या डी ऑप्शन है 67 यानी 67। तो बच्चों हम लोग जानते हैं प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद जिसको हम लोग ए कहते हैं। तो पहला पद बच्चों कितना है 10। शार्व अंतर क्या होता है, अभी हम लोगों ने निकाल के बताया, शार्व अंतर डी, 7 में से 10 घटा दो, दूसरे पद से पहले पद को घटा दो, यानी -3। हमें बच्चों चाहिए 20वां पद। तो वैसे तो बच्चों 20वें पद का डायरेक्ट ही सूत्र होता है a + 19d, लेकिन अभी हम आप लोगों को सूत्र से बताते हैं n वां पद। क्या फार्मूला होता है बच्चों, a + n - 1 × d। n की जगह 20 रख दो बच्चों, n बराबर 20 पर, तो ये हो जाएगा 20वां पद। a की जगह बच्चों 10, इधर n की जगह 20 - 1 और d की जगह -3, तो ये 10 19 × -3, तो 10 19 3 57, -57 से 10 गए -47, तो -47 बच्चों कौन सा ऑप्शन है, ए। तो ए ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13,
13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, दो त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे यदि दो त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे यदि। इसके बाद बच्चों ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान पूर्वक समझे बच्चों। त्रिभुज चैप्टर का क्वेश्चन है और ये इनकी कंडीशंस पे निर्भर करता है कि आपको समरूप की कंडीशन पता है, सर्वांग की कंडीशन पता है या नहीं। एग्जाम में कंडीशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। देखते हैं बच्चों, पहला ऑप्शन है इनके संगत कोण बराबर हैं, इनके संगत कोण समान है या बराबर है। बी ऑप्शन है बच्चों, संगत भुजाएं समान अनुपात में है, संगत भुजाएं समान अनुपात में है, समान अनुपात में है। और सी है ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों, यानी जो ए ऑप्शन में है और जो बी ऑप्शन में, ये दोनों सही है। और डी ऑप्शन है बच्चों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं मतलब हम भी नहीं, आप भी नहीं, कोई नहीं। देखते हैं बच्चों क्या करेंगे। ये जो त्रिभुज होते हैं बच्चों, समरूप त्रिभुज, पहले हम लोग समझेंगे क्या होता है समरूप त्रिभुज। अभी बच्चों हम लोग त्रिभुज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। त्रिभुज चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो आपको ये विधिवत सारी चीजें बताएंगे। त्रिभुज चैप्टर के वैसे 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने सर्वांग क्षमताओं के बारे में पढ़ाया भी है। जिन बच्चों ने ना देखा हो तो आप लोग वो हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप तब होंगे जब इनके तीनों एंगल और इसके तीनों एंगल कैसे हो जाएं बच्चों, समान। यानी कोण अगर हमारे इनके संगत कोण समान होंगे तो ये बच्चों हो जाएगा समरूप। तो पहला हमारा क्या कह रहा है, इनके संगत कोण समान है, तो ये बात इनकी बिल्कुल सही है। दूसरी, इनकी भुजाओं में अनुपात अगर समान होगा, जैसे मान लो ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, मतलब ए बी इसकी संगत भुजा पी क्यू बराबर इसकी ए सी, इसकी संगत भुजा पी आर और बराबर इसकी बी सी और इसकी संगत भुजा क्यू आर। अगर संगत भुजाएं बच्चों समान अनुपात में हैं तो भी ये त्रिभुज कैसा होगा, समरूप। यानी संगत भुजाएं समान अनुपात में तो भी समरूप। अगर ये एंगल बराबर हैं, ए बराबर पी, बी बराबर क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर, संगत कोण समान है, ये संगत भुजाएं समान अनुपात में है, तो ये त्रिभुज हमारा कहलाता है समरूप। तो यानी इनके संगत कोण समान है, ये भी बात सही है, संगत भुजाएं समान अनुपात में है, ये भी बात सही है। तो ए तथा बी हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। कौन सा बच्चों करेक्ट आंसर आएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट करें बच्चों, समझें। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। लेते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है बच्चों, हमको एक चित्र दिया गया है। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, त्रिभुज एबीसी में, ये भी त्रिभुज चैप्टर का क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी तथा एडी बराबर x+3, एडी बराबर x+3 सेंटीमीटर और डीवी बराबर है 3x+19 सेंटीमीटर। ए बराबर x है, ए बराबर x सेंटीमीटर तथा ईसी बराबर 3x+4 सेंटीमीटर। तो x का मान है, तो x का मान है बच्चों, x का मान बताना है। यह ए बी और सी, इधर डी और इधर है ई, ये बच्चों है। ये त्रिभुज चैप्टर में बच्चों थेल्स की प्रमेय का क्वेश्चन है। थेल्स की प्रमेय बच्चों अभी हमने इस साल सिद्ध नहीं कराई है,
लेकिन हमारे चैनल पे पिछले वर्ष जो हमने क्लास में कराई थी ऑफलाइन क्लास में, उसी का वीडियो बनाया था। वो वीडियो उतना साफ और क्लियर तो नहीं होगा क्योंकि उसमें बच्चे भी बैठे थे सामने, तो हमने थोड़ा दूर से बनाया था, तो उसमें क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है। लेकिन अगर आप लोग उसे देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। थेल्स की प्रमेय अभी हम 2-4 दिनों में कराने वाले हैं, इस पेपर के बाद ही कराएंगे थेल्स की प्रमेय। इसके बाद अभी अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, एक ये प्रमेय और एक पाइथागोरस प्रमेय। तीनों प्रमेय बच्चों हम लोग एक ही वीडियो में सिद्ध कराएंगे, क्योंकि तीन में से एक प्रमेय जरूर परीक्षा में पूछी जाती है। ये थेल्स के प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे लगते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग पहले समझेंगे क्या होती है थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय बच्चों, उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा दिया गया है डीवी और ए दिया गया है। ये डीवी है, ए ई है, ये सारी वैल्यू दी गई, इसकी वैल्यू एक्स है। डीवी की वैल्यू दी गई है 3x + 19 और एडी की वैल्यू है x + 3, इसकी वैल्यू है x + 3 और ईसी की वैल्यू है 3x + 4। ये बच्चों में इतनी वैल्यू दे दी गई हैं। समझते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है, केवल आपको थेल्स की प्रमेय पता होनी चाहिए। थेल्स की प्रमेय बच्चों कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में ऐसी कोई रेखा खींची जाए वो सामने वाले आधार के बिल्कुल समांतर हो, तो ये जो रेखा अगर इस रेखा के समांतर है तो इसका अनुपात AD/DV या BD बराबर ही होगा AE/EC। यानी बच्चों हम लोग ध्यान से समझेंगे, थेल्स की प्रमेय के अनुसार अगर कोई त्रिभुज ABC दिया है और यहाँ पे इस आधार के समांतर कोई रेखा ऐसे खींच दी गई, ये रेखा कैसी होनी चाहिए, समांतर, इसे मान लेते हैं D और E। तो थेल्स के प्रमेय के अनुसार बच्चों क्या होगा, AD/BD, यानी जितना अनुपात AD और BD में होगा उतना ही अनुपात AE और EC में हो जाएगा, AE और EC। ये बच्चों हमारी है थेल्स की प्रमेय। या एक तरीके से और भी लगती है बच्चों, या ऐसा भी हो सकता है कि AD और इसके बटे में ये पूरी रेखा AB, AD/AB और बराबर ही होगा AE/AC, AE/AC। तो बच्चों हम लोग इसमें ये देखेंगे कि प्रमेय हमारी कौन सी इसमें लगेगी, नीचे वाली लगेगी कि ऊपर वाली। हमको बच्चों भुजाएं टुकड़ों में दी गई हैं, आधी आधी करके ये दी गई हैं, तो ऊपर वाला इसमें लगेगा, नीचे वाला नहीं लगेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे बच्चों यहाँ पे थेल्स की प्रमेय से, इसे बच्चों हटा देते हैं। अब चूंकि त्रिभुज ADE ये समरूप है किसके, ABC के। थेल्स की प्रमेय बच्चों, जब ये रेखा आधार के समांतर होती है तो ये त्रिभुज छोटा वाला और ये बड़ा वाला समरूप हो जाता है। तो अगर बच्चों ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो थेल्स की प्रमेय से, किसकी प्रमेय से बच्चों, थेल्स की प्रमेय से क्या होगा, थेल्स की प्रमेय से AD/DV, AD/DV और बराबर ही होगा बच्चों AE/EC, AE/EC। इन सबके मान रख दें बच्चों, AD की जगह x + 3, DV की जगह कितना है 3x + 19, AE की जगह x है और EC की जगह है 3x + 4। इसके बच्चों ने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन इधर लिख देते हैं A, B, C और D। ऑप्शन बच्चों इसके कितने दिए गए, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 और 3। तो इसे बच्चों सॉल्व कर देते हैं, इसका अगर मल्टीप्लाई कराएं तो 3x² 3 3 जा 9x, 4x 4 3 जा 12 इक्वल इधर करेंगे तो ये 3x² और प्लस 19x। इधर बच्चों आप लोगों को दिख रहा है, ये लास्ट में बच्चों लिखा हुआ है 19x और इधर थोड़ा लिख देते हैं बढ़ा के 3x² प्लस 19x। अब दिख रहा है बच्चों, तो ये 3x² बच्चों कैंसिल हो गया, ये 9 4 13x, 9 4 13x प्लस 12 बराबर 19x। तो बच्चों 13x उधर चला जाएगा तो इधर बचेगा 6x और इधर कितना हो गया बच्चों 12।
6 से इसको काट देंगे तो x बराबर निकल के आ जाएगा 2। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 2। तो 2 हमारा सी ऑप्शन है। तो कौन सा बच्चों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी। ये बच्चों है हमारी थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय के बिना त्रिभुज चैप्टर पूरा अधूरा है। तो जिन बच्चों को थेल्स की प्रमेय देखनी है वो हमारे चैनल पर जाएं, और पिछले वर्ष ही हमने अपलोड की थी। प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगी आप लोगों को, चैनल के जो वीडियो पड़े हुए हैं उसमें मिलेगी, या अगर प्लेलिस्ट में ढूंढेंगे तो जिसमें ऑल वीडियोस पड़े हुए हैं, शायद 59 वीडियो करीब हैं, उसमें मिलेगी आप लोगों को। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। लेते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, बिंदुओं 5,0 तथा 5,0 तथा -12,0 के बीच की दूरी है। इनके बीच की दूरी बच्चों पूछी जा रही है, ऑप्शंस हमको दिए गए हैं। तो इसमें तो बच्चों बिना पेपर उठाए डायरेक्ट टिक कर सकते हैं आंसर को। 5, 7, 13, 17। तो देखते हैं बच्चों, हम लोग इसको मान लेते हैं x1, y1 और इसको मान लेते हैं x2 और y2। ये पॉइंट हमारे x1, y1 और x2, y2 हो गए बच्चों। x2 और y2 इधर लिख देते हैं। ये पॉइंट हमारे हो गए x1, y1 और x2, y2। तो बच्चों दूरी का सूत्र हमारा क्या होता है? दूरी d, डिस्टेंस, सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और पूरे पे अंडर रूट। ये बच्चों है, x1 की जगह 5 है, x2 की जगह है -12 तो +12 हो जाएगा। y1 की जगह बच्चों 0 है, y2 की जगह भी 0 है, अंडर रूट। बच्चों 12, 5 कितना हो गया? 17। 17 का स्क्वायर, उधर तो 0 हो गया, स्क्वायर से रूट हटेगा बच्चों तो निकल के आ जाएगा 17 मात्रक। तो बच्चों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बच्चों है 16। 16 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, बिंदु P -6,8, बिंदु P -6,8 आगे दिया कि मूल बिंदु से दूरी है, कि मूल बिंदु से दूरी है। यानी इस पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी कितनी है? इसके लिए बच्चों में ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। क्या क्या ऑप्शन है? 8, 2√7, 10 और दिया गया 6। ये बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं। देखते हैं बच्चों कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बिंदु है -6,8 तथा मूल बिंदु का मतलब होता है बच्चों 0,0। तो ये हो गया x1, y1 और ये हो गया x2 और y2। तो दूरी के लिए बच्चों सूत्र लगाएंगे अंडर रूट, शॉर्टकट लगाएंगे बच्चों, इसका पहला उठाएंगे -6 और माइनस इसका पहला उठाएंगे 0, स्क्वायर कर दो, प्लस इसका दूसरा उठाओ 8 माइनस इसका दूसरा उठाओ 0 और क्या कर दो? स्क्वायर। ये बच्चों सूत्र वही है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चों? -6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो ये बच्चों हो जाएगा कितना? 100, और 100 का वर्गमूल हमें पता है बच्चों कितना होता है? 10। 10 मात्रक या इकाई। तो बच्चों सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान है, तो थीटा का मान है
थीटा का मान है। इसके लिए बच्चों में ऑप्शन दिए गए हैं 60, बी ऑप्शन दिया गया हमारा 45, सी ऑप्शन दिया गया 30 और डी ऑप्शन दिया गया बच्चों 120। ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो समझते हैं बच्चों कैसे करेंगे इसे। हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू बच्चों इसे 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर 1 लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस थीटा हमारा पहले था तो हमारा क्या रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा। तो देखते हैं बच्चों, ये कॉस गुणे में इसको बटे में लाते हैं तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हमारा क्या बचेगा, 1। साइन बटे कॉस बच्चों क्या होता है, टेन थीटा, और टेन की टेबल में बच्चों ये जो 1 है वो किसकी वैल्यू होती है, टेन 45। तो हम लोग बच्चों तुलना करेंगे, तो थीटा की जगह बच्चों कितना निकल के आ जाएगा, 45। तो राइट ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, बी। एक तो ये तरीका बच्चों लिखित में हो गया। डायरेक्ट अगर आपको बच्चों टिक मारना है तो हमें पता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है, साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू देखेंगे, 0 पे दोनों बराबर नहीं होते हैं, 30 पे भी अलग अलग होते हैं, लेकिन 45 पे जितना मान साइन 45 का होता है उतना ही मान कॉस 45 का होता है, यानी 45 डिग्री पे दोनों इक्वल होते हैं। तो हम लोग बिना इसको सॉल्व किए टिक मार सकते हैं क्या, 45। लेकिन बच्चों अगर यही क्वेश्चन हमारा लिखित में आ गया, मान लो बहुविकल्पीय में नहीं है, तब तो हमें फिर इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें आप लोग डायरेक्ट 45 नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर समझें बच्चों, तरीका सभी का पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अट्ठारह नंबर बच्चों क्वेश्चन लेते हैं। 10a बराबर 8/15, 10a बराबर 8/15। तो कॉसेक ए का मान है, तो कॉसेक ए का मान है बच्चों, इसके लिए हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों, पहला ऑप्शन है 17/8, दूसरा ऑप्शन है 8/17, तीसरा ऑप्शन है 4/3 और चौथा ऑप्शन है बच्चों 15/17। देखते हैं बच्चों, 10 दिया गया है तो टेन थीटा बच्चों क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा 8 हो गया, आधार कितना हो गया बच्चों, 15। इसे मान लेते हैं ए बी सी। बच्चों इसमें पाइथागोरस लगा दें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगाएंगे, कर्ण का मतलब AC का वर्ग, आधार मतलब 15 का वर्ग और लंब का मतलब है बच्चों 8 का वर्ग। तो AC बराबर 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ, ये हो गया 289, और 289 का मतलब बच्चों होता है 17। ये 17 का वर्गमूल होता है 289। अब बच्चों हमें चाहिए कॉसेक ए। तो साइन थीटा बच्चों होता है लंब बटे कर्ण, कॉसेक इसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो देखेंगे बच्चों कर्ण हमारा कितना है, कर्ण AC का मतलब 17 निकला है, और लंब कितना है बच्चों, लंब है 8। तो राइट आंसर हो जाएगा 17/8। तो ए ऑप्शन बच्चों हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, यदि 10a बराबर √3, यदि 10a बराबर √3 तथा 10b बराबर 1/√3 तथा 10b बराबर 1/√3 इतना दिया गया, तो 10a + b का मान है, तो 10a + b का मान है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। तो 11th में बच्चों एक सूत्र है, ये 11th के फार्मूले से भी लग सकता है। जो 11th में फार्मूला 10a + b का सूत्र होता है 10a + 10b बटे 1 - 10a 10b, उससे भी लग सकता है, और एक और तरीका हमारे पास उससे भी लग सकता है। तो देखते हैं बच्चों, हम दोनों से बता देंगे।
ऑप्शन इसके दिए गए बच्चों ए बी सी डी। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों? 0 और 1/√3, फिर 1 और लास्ट में है अनंत। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले लेते हैं हम लोग 10a बराबर ये √3 है। तो बच्चों ये 10 की टेबल में किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है 10 60 की। तुलना करेंगे तो a बराबर निकल के आ जाएगा 60। ऐसे ही बच्चों इधर से लेते हैं 10b बराबर 1/√3। तो 10b बराबर ये वैल्यू है 10 30 की। तुलना करेंगे बच्चों तो b बराबर निकल के आ जाएगा 30। a और b बच्चों दोनों की वैल्यू हमको पता चल गई है। हमसे मान पूछा है इसका 10a + b का। तो बच्चों 10 a की जगह 60 और b की जगह 30। ये होगा 10 90 और 10 90 का मान बच्चों कितना होता है? अनंत। तो राइट ऑप्शन बच्चों कौन सा हो जाएगा? डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं बच्चों। ये 11th के बच्चों में सूत्र पढ़ाया जाता है। सूत्र हमारा होता है 10a + b। क्या बच्चों फॉर्मूला होता है? 10a + 10b और बटे में 1 - 10a 10b। ये बच्चों फॉर्मूला होता है। रख देंगे अगर हम इसमें 10a की जगह कितना है बच्चों? √3। 10b की जगह 1/√3, 1 - 10a की जगह √3 और b की जगह 1/√3। तो बच्चों ये और ये कैंसिल होगा। तो ऊपर कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे बच्चों 1 और ये -1, 1 और -1 कट के क्या आ जाएगा? 0। हमने आप लोगों को बताया बच्चों किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाए वो अनंत हो जाता है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हमारा अनंत। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? अनंत, यानी कि डी। तो बच्चों आप लोग इधर से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। वैसे हाई स्कूल लेवल का तरीका हमारा यही है। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे इसके अगले क्वेश्चन पे। बहुविकल्पीय का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी √3 गुनी है। एक मीनार की छाया की लंबाई, एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण है। सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण है, यानी सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? ऑप्शन है 60 45 30 90। 60 45 30 और 90। ए बी सी और डी। देखते हैं बच्चों, ये चैप्टर नंबर 9 यानी ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति के बाद का, यानी त्रिकोणमिति के प्रयोग से ही लगते हैं बच्चों। तो कैसे करेंगे बच्चों? पहले इसका चित्र बनाएंगे। एक मीनार की छाया, तो बच्चों सबसे पहले ये मीनार है, इसकी छाया बच्चों ये पृथ्वी पे इस साइड में पड़ेगी। तो एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी √3 गुनी है। अगर बच्चों ये मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h है, h मीटर, तो इसकी जो छाया है वो इसकी √3 गुनी है, यानी इसकी छाया होगी √3h। इस साइड में बच्चों यहाँ पे सूर्य हैं, मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य हैं। तो ये जो मीनार है, सूर्य और थोड़ा सा इस साइड होंगे, यहाँ साइड में। तो ये जो मीनार है इसकी छाया बच्चों, सूर्य हमारे इस साइड होंगे, इस साइड में कहीं पे सूर्य होंगे, ऐसे सूर्य भगवान। इनकी जो छाया है बच्चों, ये मीनार खड़ी है, इसकी छाया यहाँ पृथ्वी पे पड़ेगी। तो कुछ इस प्रकार से बच्चों ऐसे कोण बनेगा, ये मान लेते हैं थीटा। कुछ एंगल बच्चों यहाँ पे कुछ कोण बनेगा, इसे मान लेते हैं ए बी सी। ये बच्चों 90 डिग्री होगा। तो ये थीटा यानी ये कोण बच्चों में निकालना है। हम लोग चित्र में देखेंगे हमें कौन कौन सी चीजें पता है, उसी का सूत्र लगा देंगे। हमको बच्चों नीचे आधार पता है, हमको यहाँ पे लंब पता है। तो लंब और आधार बच्चों किस में आता है? कर्ण तो पता नहीं, तो कर्ण का सूत्र नहीं लगाएंगे। लंब और आधार हमारा आता है tan में। तो हम लोग बच्चों कौन सा सूत्र लगा देंगे?
tan वाला सूत्र लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, तो इसमें बच्चों लगा देंगे tan थीटा, लंब बटे आधार, लंब h है और आधार कितना है √3h। tan थीटा लंब बटे आधार, लंब की जगह h और आधार की जगह √3h। तो बच्चों h और h कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3। तो tan थीटा बराबर, ये वैल्यू बच्चों tan में होती है 30 डिग्री की, तुलना करेंगे तो बच्चों थीटा हमारा निकल के आ जाएगा 30। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर है बच्चों। तो हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चन बच्चों सारे कवर कर दिए हैं। अभी समय बच्चों हुआ है 55 मिनट 52 सेकेंड, तो हम लोग इसके 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस बच्चों। चलिए आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। देखते हैं बच्चों, लेते हैं अगला खंड, अगला पार्ट। दूसरा जो बच्चों हमारा पार्ट है ये हमारा आ गया, आप लोग इसे देख सकते हैं, यहां से स्टार्ट है जिसपे लिखा है वर्णनात्मक प्रश्न। देखें बच्चों आप लोग, वर्णनात्मक प्रश्न, और थोड़ा पीछे कर देते हैं ये। तो बच्चों इसमें लिखा है सभी खंड हल कीजिए। वैसे सभी खंड नहीं करने होते हैं, इसमें 6 क्वेश्चन दिए हैं 2-2 नंबर के, लेकिन इसमें से 5 करने होते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, और ये बच्चों प्रत्येक 2 अंक का है। अभी जो बच्चों बहुविकल्पीय कराए थे हमने, वो 20 क्वेश्चन 20 अंक के थे, और ये 2-2 नंबर के हैं। इसमें 6 पार्ट हैं, तो का पार्ट लेते हैं बच्चों। व्याख्या कीजिए कि, व्याख्या कीजिए कि, क्या बच्चों व्याख्या करनी है, 17 × 11 × 5, 17 × 11 × 5 गुणे 3 × 2 × 1 गुणे 3 × 2 × 1 और प्लस 11। एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, यानी इसकी हमें व्याख्या करनी है कि एक ये भाज्य संख्या क्यों है। तो बच्चों हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। 17 × 11 × 5 × 3 × 2 × 1 प्लस 11, तो इसे बच्चों लोग हल कर सकते हैं। 11 यहाँ से बच्चों कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 17 × 5 × 3 × 2 × 1, 11 हट गया, और प्लस यहाँ से भी 11 हट गया, तो क्या बच गया 1। बच्चों 11 गुणे, इसे वैसे तो बच्चों 11 बाहर आ गया, ये 11 से विभाजित हो जाएगी, तो आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं कि ये 11 से विभाजित है, अतः यह भाज्य संख्या है। लेकिन इसे थोड़ा सा और हल कर देते हैं बच्चों। तो ये 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 का 0 लिखेंगे बचेगा 3, और 17 3 51 यानी 510 और प्लस 1। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, थोड़ा इधर लिखते हैं, इधर चमक पड़ रही है। 11 इधर 510 और प्लस 1, तो इधर बच्चों होगा 11 × 511 हो जाएगा, 11 × 511। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, ये 11 से तो पूरी पूरी विभाजित है, तो लिखेंगे क्योंकि यह 11 से विभाज्य है, विभाज्य है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो बच्चों यही इसकी व्याख्या है कि ये 11 से कट रहा है, क्योंकि अगर इसमें 11 का भाग देंगे तो 11 11 कट जाएगा, तो ये 11 से विभाजित है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे, इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, खा पार्ट।
खा नंबर बच्चों इसका पार्ट है, एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक -3 तथा 4 हैं। एक द्विघात बहुपद बनाइए, एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक कितने कितने बच्चों शून्यक दिए हैं, -3 तथा 4 हैं, जिसके शून्यक -3 तथा 4 हैं। ये बच्चों क्वेश्चन है। तो द्विघात बहुपद बनाने का बच्चों हम लोग सूत्र बता चुके हैं। ये शून्यक जो भी है, एक शून्यक हमारा अल्फा हो गया -3, दूसरा शून्यक हो गया बीटा जिसे हम लोग कहेंगे 4। ये हमारे बच्चों क्या है, ये हैं शून्यक। बच्चों हम लोग सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो -3 और +4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। फिर निकालेंगे बच्चों अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बच्चों यानी कि -3 और गुणे बीटा कितना है 4, तो मल्टीप्लाई कराएंगे -12। अब बच्चों हम लोग सूत्र लगा देंगे द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद, इसका बच्चों हम सूत्र आप लोगों को बता चुके हैं, x² ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। द्विघात बहुपद बनाना है बच्चों, समीकरण नहीं है तो 0 नहीं लगाएंगे। x² अल्फा प्लस बीटा की जगह 1, तो 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा की जगह -12। इसे और सॉल्व करेंगे तो x² -x -12। तो ये बच्चों क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं इसके गा पार्ट पे, आप लोग इसे नोट करें। गा नंबर है बच्चों, विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। ऐसे बच्चों नाम लिख के आया है, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा हल करो। बच्चों हमारे पास 3 विधियां होती हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बीजगुणन विधि। इस समय बीजगुणन विधि हाई स्कूल के सिलेबस से हटा दी गई है 2-3 वर्षों से, तो अब 2 ही विधियां बची हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन। विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक पद को काट दिया जाता है, पहले से बराबर है तो ऐसे ही काट देंगे, या तो गुणा करा के बराबर करके काट देते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है बच्चों, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देते हैं। मान लो समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाली तो उठा के दूसरे में रख देंगे, ये प्रतिस्थापन विधि होती है। तो पहले बच्चों लोग समीकरण लेते हैं, क्या है, x/2 प्लस 2y/3, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। इसको मान लेते हैं बच्चों समीकरण नंबर 1, या अभी नहीं मानते हैं, एक समीकरण ये है, तो इससे पहले हम लोग हल कर लेते हैं बच्चों। दूसरा समीकरण यहाँ लिख देते हैं, दूसरा है x - y/3 और बराबर में दिया गया है 3। तो बच्चों इन्हें हल करते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। इसे बच्चों इधर से करते हैं किनारे से, तो ये हमारा है x/2 प्लस 2y/3 और बराबर में है -1। यहाँ बच्चों लासा कितना आ जाएगा 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, तो ये हो जाएगा 3x, 3 का भाग 6 में बच्चों 2 बार, तो 2 दूनी 4y बराबर -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो बच्चों, ये इधर गया 3x प्लस 4y और 6 एकम -6, ये बच्चों हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा वाला बच्चों उठाते हैं, x - y/3 बराबर 3। इसके नीचे एक करेंगे लासा, बच्चों क्या मिलेगा, लासा मिलेगा 3, 3 का इधर कर दो 3x, इसका इधर कर दो y और बराबर 3। ये बच्चों 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 3x - y बराबर 9, समीकरण नंबर 2। तो देखेंगे बच्चों यहाँ 3x बराबर हैं, तो गुणा नहीं करवाना पड़ेगा, उठा के रख देते हैं। ये है हमारा 3x प्लस 4y बराबर -6, ये है 3x - y बराबर 9। तो बच्चों क्या करें, घटा दें, घटाने पर घटाएंगे बच्चों, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए। 4y 1y हो गया 5y और -9 -6 माइनस के हो गए 15, 5 से काट दें 5 3 15, तो y का मान बच्चों निकल गया -3। y की वैल्यू बच्चों में पता हो चुकी है
ये वैल्यू उठा के समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे। तो रख देते हैं बच्चों इसमें समीकरण 1 में, समीकरण 1 से तो इसमें बच्चों 3x प्लस 4y प्लस 4y की जगह -3 और बराबर है -6। तो 3x -12 बराबर -6, 12 उधर ले जाएं बच्चों तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो बचेगा इधर कितना हमारा, यहाँ बचेगा 6, काट देंगे तो आ जाएगा 2। तो x का मान बच्चों कितना हो जाएगा 2, y का मान कितना हो गया 3। ये दोनों बच्चों आंसर तो हमारे हो गए हैं, इनको किसी समीकरण में रख के पेपर में जरूर देख लें ताकि आपकी गलती ना हो। तो यहाँ हम देख लेते हैं, x/2 है, x का मतलब 2, तो 2/2 प्लस 2y/3 है तो 2y का मतलब -3 और बटे 3। और इन दोनों को हल करने पे बच्चों -1 आना चाहिए। तो 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो 1 और ये -2 यानी आ गया -1। तो बच्चों हमारा समीकरण हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये इसकी बच्चों आवश्यकता नहीं है, इसे केवल चेक करने के लिए आप लोग चेक अवश्य कर लें। तो इसे नोट करें बच्चों। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर घ पर। 3 क्वेश्चन बच्चों और बचे हैं छोटे छोटे, बिल्कुल वो कराएंगे और फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। देखते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर घ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द्विघात समीकरण 3x² - 4x। द्विघात समीकरण 3x² - 4x -6 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात करें। का विविक्त कर, विविक्त कर ज्ञात करें। तो देखते हैं बच्चों विविक्त कर, इससे पहले हमने अभी बता ही चुके हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों में। पहले इसके मानक समीकरण से तुलना करें। मानक समीकरण बच्चों हमारा क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। तो a बराबर बच्चों हो गया 3, b बराबर हो गया -4 और c बराबर हो गया -6। अब बच्चों हम लोग सूत्र लगा देंगे विविक्त कर का। विविक्त कर जिसे हम लोग कहते हैं डी, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, b² - 4ac। तो b का मतलब है -4, -4, a की जगह 3 और c की जगह -6। तो ये 16 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 संग 72, माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, 4 3 12 12 संग 72, 72 से 78 10 88। तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा विविक्त कर हो जाएगा 88। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे। 2 क्वेश्चंस बच्चों और रह गए हैं, इनको करेंगे फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। अगला बच्चों क्वेश्चन है हमारा k + 9 2k - 1, k + 9 2k - 1 तथा 2k + 7 ये दिया गया है। समांतर श्रेणी में है तो k का मान है, समांतर श्रेणी में है तो k का मान है। बच्चों ये 3 संख्याएं एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है, तो हमसे वैल्यू पूछी गई है किसकी, k की। तो इसे करने के बच्चों 2 तरीके हमने बताया था। अगर a b c एपी में है तो बीच वाले का 2 गुना और किनारे वालों का योगफल, मतलब 2b = a + c। एक तो इससे लग जाएगा, दूसरा इनके सार बंतर अगर समान कर दें उससे भी लग जाएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं, a, b, c इन AP अगर ABC समांतर श्रेणी में है तब क्या सूत्र होता है, 2v = a + c। ये बच्चों सूत्र है। तो ये हमारा A का कार्य कर रहा है, ये B का कार्य कर रहा है और ये C का कार्य कर रहा है। तो बच्चों 2 B की जगह कितना 2k - 1, A की जगह कितना k + 9 और C की जगह कितना 2k + 7।
बच्चों 2 दूनी 4 के माइनस 2, और इधर हो जाएगा 3 के, और 9 7 हो जाएगा 16। इसको इधर लाएं बच्चों तो के बचेगा, 2 को इधर ले जाएं तो 16 2 18, ये राइट आंसर हो जाएगा। अथवा करके बच्चों एक और तरीका देख लें, या दूसरा तरीका बच्चों यहां समझ लें। अगर ये एपी में है बच्चों तो क्या होगा, इनका सारवंतर D1 बराबर किसके हो जाएगा, D2। D मतलब सारवंतर। D1 कैसे निकलेगा बच्चों, A2 माइनस A1, और D2 कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2। A2 का मतलब दूसरे पद से पहला पद घटाओ, दूसरा पद है 2 के माइनस 1, और इससे पहला पद घटाएंगे यानी k प्लस 9, और बराबर A3 का मतलब है बच्चों 2k प्लस 7, 2k प्लस 7। इधर बच्चों जगह थोड़ी सी कम है तो हम लोग इधर ना लगा के यहां लगा देते हैं, यहाँ। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, D1 बराबर D2। D1 के लिए इससे इसको घटा दें, 2k माइनस 1 और माइनस का k प्लस 9, और D2 के लिए इससे इसको घटा दें, 2k प्लस 7 और माइनस हो जाएगा 2k माइनस 1, इसको घटा देंगे बच्चों। तो ये हमारा 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9, इधर 2k प्लस 7 माइनस 2k और माइनस माइनस प्लस 1, तो 2k में से k गया तो बच्चों k माइनस 10, और इधर हमारा 2k में से 2k कैंसिल हो जाएगा तो 7 और 1 8, 10 उधर चला जाएगा तो बच्चों k बराबर हो जाएगा 18। तो बच्चों कहीं से भी लगा सकते हैं, इधर से लगा सकते हैं या ऐसे लगा सकते हैं। वैसे हमारे ख्याल से ये याद कर लें कि अगर 3 संख्याएं एपी में है तो बीच वाले का 2 गुना और किनारे वालों का योग। बेसिक तरीका यही है बच्चों। आते हैं बच्चों आज के अंतिम क्वेश्चन पर, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम सवाल। और ये चैप्टर 6 से बच्चों क्वेश्चन है, त्रिभुज चैप्टर से, थेल्स की प्रमेय, जिसे हमने अभी आप लोगों को बताया था। चलिए देखते हैं बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन है। चित्र बच्चों यहां पे दिया गया है, ये बच्चों दिया है पी क्यू आर, इधर दिया है ई और एफ, और डी पॉइंट, ये पॉइंट हमारा ओ दिया है, और ये पॉइंट हमारा दिया है डी, ये वाला पॉइंट है डी। लिखा है चित्र में डी ई समांतर ओ क्यू, यानी जो डी ई है बच्चों ये समांतर ओ क्यू के है, और डी एफ समांतर ओ आर के है। ये रेखा इस रेखा के समांतर है, मतलब पैरेलल है लाइंस। तो सिद्ध करें ई एफ समांतर क्यू आर। बच्चों में क्या सिद्ध करना है, दिया गया है चित्र में, आप लोग बच्चों ध्यान से समझ लें पहले। चित्र में डीई समांतर दिया गया है ओ आर, डीई समांतर ओ क्यू, और दिया है बच्चों तथा डीएफ समांतर ओ आर, तथा डीएफ समांतर ओ आर के है। तो सिद्ध करो कि, तो सिद्ध करो कि, सिद्ध करो कि ईएफ समांतर क्यू आर। ये बच्चों त्रिभुज चैप्टर का क्वेश्चन है जिसमें थेल्स की प्रमेय का प्रयोग होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे और देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग बच्चों बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि आप लोगों ने ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है त्रिभुज का। अभी इसके बाद हम वीडियो डालने वाले हैं त्रिभुज चैप्टर से ही। लेकिन बच्चों अगर आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो आपको अभी यहाँ चैप्टर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, हम सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। चलिए देखते हैं हमें बच्चों क्या क्या दिया गया है। त्रिभुज हम लोग पहले उठाते हैं, कौन कौन सा बच्चों त्रिभुज। एक ये त्रिभुज है हमारा पी डी ई, हमें बच्चों लाना है ई एफ, मतलब ये वाली जो रेखा है और जो ये रेखा है ये समांतर लानी है बच्चों।
तो हम लोग पहले त्रिभुज उठाते हैं PED, त्रिभुज PED तथा त्रिभुज PQO में। इसमें बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, ये जो हमारी DE है, DE ये समांतर बताई गई किसके, OQ के। बच्चों केवल अभी ये त्रिभुज देखें, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला त्रिभुज, इन दोनों में ये रेखा और ये रेखा समांतर है। बच्चों अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थेल्स के प्रमेय के अनुसार अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो क्या होता है, जिस पॉइंट पे वो रेखाएं कट करती हैं वहां से उनका अनुपात समान हो जाता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसके अनुसार, इसके अनुसार बच्चों हमारा ये हो जाएगा, ये PE बटे EQ, यानी PE बटे EQ, और ये बराबर ही होगा बच्चों इधर PD बटे DO, PD बटे DO। हम लोगों ने बच्चों अभी देखा था, आप लोगों को पढ़ाया था, ABC अगर ऐसा था, आधार के समांतर अगर कोई रेखा ऐसे खींची जाए D और E, तो हमने बच्चों क्या बताया था, थेल्स के प्रमेय के अनुसार AD बटे BD बराबर AE बटे EC। तो अभी बच्चों वही हो रहा है यहाँ पे, PE बटे EQ बराबर PD बटे DO। तो बच्चों इस त्रिभुज की अभी केवल बात चल रही है, इस वाले की, ये बड़ा वाला और ये आधार के समांतर ये रेखा है। तो बच्चों इसी के अनुसार क्या हो जाएगा, PE बटे EQ बराबर PD बटे DO। ये बच्चों कहां से हुआ, ये हुआ थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से। और इसको बच्चों हम लोगों ने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब बच्चों आते हैं इसी प्रकार, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, इसी प्रकार, इसी प्रकार बच्चों ये त्रिभुज PDF, त्रिभुज PDF तथा त्रिभुज बड़ा वाला ले लेंगे POR, POR में। इसमें बच्चों हमें पता है ये DF समांतर OR है, DF समांतर OR। तो बच्चों जैसे ये दोनों रेखाएं समांतर हुई तो इसमें भी लग जाएगी थेल्स की प्रमेय। तो थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों, थेल्स की प्रमेय से ये रेखा हमारी PF और यहां से बटे में FR, यानी PF बटे FR, ये बराबर होगी बच्चों यहां से PD बटे DO, PD बटे DO। यहां देखें बच्चों इसमें ध्यान से, ये जो त्रिभुज है हमारा, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इस आधार के समांतर ये रेखा बच्चों यहां से ऐसे खींची गई, तो ये जिन बिंदुओं पे ये कट होता है ये वहां से ये इक्वल हो जाते हैं, यानी PD बटे DO बराबर PF बटे FR। ये कौन कहता है, ये कहती है थेल्स की प्रमेय, कि अगर आधार के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो जिस पॉइंट पे वो रेखाएं मिलती हैं वहां से वो अनुपात समान हो जाता है। तो ये बच्चों हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से ये PE बटे EQ, PE बटे EQ आप लोगों को बच्चों यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है अभी। और बराबर बच्चों इधर PD अपान DO है, तो PD अपान DO की जगह ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, PF अपान FR, इधर से वैल्यू उठा के रख दी। अब बच्चों लोग ध्यान से देखेंगे कि PE बटे EQ क्या है, PE बटे EQ, देखना ध्यान से बच्चों, एक ये पॉइंट है, एक ये है, PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, ये PF है और ये FR है, तो एक ये पॉइंट हो गया, एक ये। अब इन पॉइंट को हल्का कर देते हैं बच्चों, तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। हाँ देखते हैं बच्चों, तो PE आया, मतलब E पॉइंट पे आया, EQ आया, तो E पॉइंट इसमें कॉमन है, इधर से PF पे आया और FR यानी F कॉमन है। तो बच्चों ये जो 4 पॉइंट हैं हमारे, ये 4 पॉइंट, तो हम क्या देखेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में अगर देखते हैं PQR में, तो P बटे EQ बराबर PF बटे FR, ये कहलाएगी थेल्स की प्रमेय। और थेल्स की प्रमेय बच्चों कहाँ लगती है, जहां रेखा आधार के समांतर हो। अगर ये थेल्स की प्रमेय के अनुसार है तो फिर ये रेखा और ये रेखा कैसी हो जाएगी, समांतर।
तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः, एक लाइन और लिखेंगे, अतः, अतः थेल्स की प्रमेय से, अतः थेल्स की प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये रेखा समांतर हो जाएगी, यानी EF जो है ये समांतर किसकी हो जाएगी, OR के। तो ये बच्चों कैसे आया एक बार फिर समझे, अगर रेखा ये समांतर होती तो ये कंडीशन बन जाती, तो इसीलिए अगर ये कंडीशन दी आ गई है तो फिर ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। आप लोगों को अब अंदाजा लग ही गया होगा कि त्रिभुज चैप्टर के सवाल कितने थोड़े एडवांस लेवल के हैं। तो अभी बच्चों हम लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। जिन भी बच्चों को कुछ भी नहीं आता है त्रिभुज में, वो भी हमसे जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ये गारंटी हमारी है कि जब तक आप हमारी क्लास देखेंगे तब तक आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने त्रिभुज के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हमारे त्रिभुज चैप्टर के 2 वीडियो पड़े हुए हैं, 2 लेक्चर, उन्हें पहले देख लें तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। अर्धवार्षिक परीक्षा के भी पेपर बच्चों हम डाल चुके हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो उसे देख लें जाके। ये पेपर भी हमने आधा पेपर करा दिया है, अब 2 दिनों बाद इसका बचा हुआ पार्ट भी हम लोग लेकर के आएंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चे किसी कारणवश तैयारी में असमर्थ हैं, तैयारी करने में कोचिंग सेंटर तक नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्हें भी बच्चों को ऑनलाइन की सुविधा दे दें। इसका कोई शुल्क नहीं है बच्चों, सारी तैयारी हमारे चैनल पे फ्री में कराई जा रही है। तो इसी के साथ आज की बात को समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।